तो दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो कि चल रहा है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। और आज है हमारा हिस्ट्री का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर सी है अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर बलबन ने। तो जब इसका राइट आंसर की बात आएगी तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। इसी ने ये सैन्य अभियान शुरू किया था। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था। तो हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है और लिखते हुए चलना है। वास्तविक नाम इसका था अली गुरसास्प। क्या नाम था? अली गुरसास्प। तो ये पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आपसे ये पूछ दे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा था या कब संभाला था? तो ध्यान रखिएगा 1296 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1296 ईस्वी। वही बात करें और क्या इससे प्रश्न आपसे पूछ सकता है? तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर इसकी कुछ उपलब्धि की बात करें, महत्वपूर्ण उपलब्धि, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे बढ़िया से। अलाउद्दीन खिलजी की बात आई है तो महत्वपूर्ण उपलब्धि में अगर क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, उपलब्धि की जब बात आएगी तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं बाजार नियंत्रण नीति। हो सके आपसे चारों दे देगा और पूछ देगा इनमें से कौन नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन था। तो बाजार नियंत्रण नीति हो गया। और क्या? भू राजस्व सुधार हो गया। हालांकि ये एक चुनौती के रूप में थी, उपलब्धि के रूप में नहीं, लेकिन इसको जाना ही जाता है, समझिए इसी रूप में। वहीं और बात करें तो देवगिरी पर विजय इसका महत्वपूर्ण उपलब्धि के अंतर्गत ही आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आपको एक नाम ध्यान रखना होगा, क्या? मलिक काफूर का नाम। क्यों? चूंकि ये मलिक काफूर कौन था? तो ये इसका सेनापति था। तो हो सकता है आपसे ये प्रश्न भी पूछ दिया जाए, तो हर रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ दे अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध किले का निर्माण किया था? तो अलाई दरवाजा। किसका? अलाई दरवाजा किला का भी निर्माण इसके द्वारा ही करवाया गया था। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। आप इसको क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरह से जानेंगे अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक का खाली स्थान आधिकारिक इतिहास है। यानी किनके संरक्षक का, कौन, किनके बारे में बात हो रही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां का ये आधिकारिक इतिहास है। वहीं और इससे संबंधित पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो ये ध्यान रखिएगा कि शाहजहांनामा, ये जो बादशाहनामा है, यहाँ पर बादशाहनामा को कहा जाता है पदशाहनामा भी। क्या कहा जाता है? तो पदशाहनामा भी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वही बात करें कि बादशाहनामा जो या पादशाहनामा जो है ये संचित पांडुलिपि, क्या हो जाएगा? संचित पांडुलिपि संस्करणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए?
तो संचित पांडुलिपि संस्करणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक एक जानकारी हम डिटेल में करते हुए चलेंगे। वहीं शाहजहां के बारे में आपको हम डिटेल में पढ़ा भी चुके हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। और क्या जानकारी है, तो लाहौरी ने, ये ध्यान रखिएगा कि जो अब्दुल हामिद लाहौरी ने है ये लिखा था, तो ये आपसे पूछ सकता है। शाहजहां का शासन काल का अगर बात आता है तो 1628 से लेकर 1658 तक इसने क्या किया था, शासन किया था, ये आपको पता भी होगा। और यही बादशाहनामा या फिर बादशाहनामा, जो बादशाहनामा या फिर क्या हो गया, बादशाहनामा की जो बात आई है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि शाहजहां के काल में अकाल के बारे में इसमें चर्चा है। किसके बारे में, तो अकाल के बारे में भी इसमें क्या है, चर्चा है। चलिए सीधे बढ़ेंगे आज के हिस्ट्री के तीसरे प्रश्नों की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा आ चुका है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण वर्ष है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा 1510 ईस्वी। कब किया था, तो 1510 ईस्वी में किया था। वहीं 1509 की बात ही करते हैं कि 1509 में कौन, जो डी अल्बुकर्क, क्या हो जाएगा नाम, अल्फांसोस डी अल्बुकर्क का नाम ध्यान रखिएगा। ये जो है पुर्तगाली गवर्नर बन गया था 1509 में, ठीक है। और इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, यानी कि इस तरह से पूछ देगा कि पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो हो जाएगा डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें और क्या पूछ सकता है, गवर्नर, यानी कि यहाँ पर क्या ध्यान रख सकते हैं, वायसराय इसको कह सकते हैं, वायसराय। और अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर के शासक, किससे, ये भी पूछा जाता है कि बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, कौन, यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था, गोवा को छीन लिया था, गोवा छीन लिया था। एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। तो ये सब आप छोटा छोटा पॉइंट को क्या करिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। और क्या पूछ सकता है, वही पूछ देगा अगर आपसे एक पुर्तगाली राज्य का पहला वायसराय, तब पुर्तगाली राज्य का पहला वायसराय, ये वास्तविक संस्थापक के रूप में। और अगर पूछ दे पहला वायसराय, तब ध्यान रखेंगे फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इसका नाम था, क्या था, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आज के चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है, तिरुबरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है राजस्थानी, बी है मधुबनी, सी है मुगल कालीन, या डी है भित्ति। तो ये जो है भित्ति चित्रकारी, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। वही बात करें, चूंकि जब बात आई है भित्ति की, तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि भारतीय, यहाँ पे इस तरह से नोट डाउन करिएगा कि भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास का जो आरंभ है, क्या है, आरंभ है, वो भित्ति चित्रों से ही होता है। किससे होता है, तो भित्ति चित्रों से होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
किसकी बात आई है फिर? अजंता के मंदिरों की। ठीक है, तो और क्या प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है? सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के कहाँ? औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता की गुफा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आपसे ये पूछ दे कि अजंता की गुफा में कितनी गुफाएं हैं टोटल, तो ध्यान रखिएगा 29 गुफाएं। संख्या भी आपसे पूछ सकता है। हर एक बिंदु पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। वहीं जो ये अजंता की गुफा है, इसमें जो बना चित्र है, बने चित्र, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर रूप से बताया जा रहा है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न पे बढ़ेंगे। 5वां नंबर प्रश्न आ चुका है हमारा। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था? तो ये आपको अच्छे से पता भी होगा कि साइमन कमीशन का विरोध ये कर रहे थे, और इसी विरोध के दौरान एक नाम ध्यान रखिएगा, जेम्स स्कॉट। क्या? जेम्स स्कॉट, जिसने क्या किया? बेरहमी से लाठी चार्ज कर दिया था, और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, और उसके बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो नियुक्ति इसकी 1927 में हुई थी। ठीक है, 1927 में हुई थी। और अगर कहे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तब कब आया था? ये डेट भी आपको ध्यान रखना है कि 1928 में आया था। एग्जैक्ट डेट भी ध्यान रख सकते हैं कि 3 फरवरी 1928 में। और ये टीआरई 2 में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, वही बात करें और क्या जानकारी है। चूंकि इसका विरोध करने का कारण क्या था साइमन कमीशन का? चूंकि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और जो 7 सदस्य थे वो क्या थे? अंग्रेज थे, और यही कारण बना था विरोध का। ठीक है, वहीं लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो लाला लाजपत राय जी को। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो कि होगा 6ठा नंबर प्रश्न। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक। किसकी बात हो रही है? प्लासी का युद्ध। सबसे पहले इसका एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए कि 23 जून 1757 को हुआ था। ये युद्ध, प्लासी का युद्ध, बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तो भागीरथी नदी के तट पर। तो ये एक पहला पॉइंट इसमें जानकारी हो गया। और प्लासी नामक गांव में हुआ था प्लासी का युद्ध। वहीं यहाँ हमसे पूछा गया है कि अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव, यानी ऑप्शन नंबर बी। और दूसरी ओर से किसने किया था नेतृत्व? तो दूसरी ओर से किया था सिराजुद्दौला ने। किसने? सिराजुद्दौला ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या जानकारी है? जब जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा गया था मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को। ठीक है,
चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 7वां नंबर प्रश्न। और आज है हिस्ट्री का सेशन और एक एक प्रश्न आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो मिस आपको वीडियो नहीं करना। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? किसके बारे में पूछा गया है? दर्शन की सांख्य प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला सांख्य दर्शन की चर्चा हो रही है। तो सांख्य दर्शन की जब बात आती है तो ये क्या है? प्राचीनतम दार्शनिक संप्रदायों में से क्या है? एक है, में से एक है। ये हो गया पहला पॉइंट। वही बात करें सांख्य की, अगर बात आई है तो सांख्य के दो अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? तो दो अर्थ हैं। दो अर्थ क्या क्या है? तो संख्या और क्या? सम्यक ज्ञान। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही बात करें कि सांख्य दर्शन से तात्पर्य क्या हो जाता है? सांख्य दर्शन से तात्पर्य की अगर हम बात करें तो ज्ञान दर्शन। क्या हो जाता है? ज्ञान दर्शन। ये हो गई बात। वही यहाँ हमसे स्थापना का श्रेय पूछा गया था, जो कि हो जाएंगे कपिल। ठीक है, तो ये हो गई। अगर आपसे पूछे सांख्य का, तो इतना चीज जान गए। न्याय दर्शन का संस्थापक प्रवर्तक, तब ध्यान रखिएगा गौतम को। किनको? जो कि ऑप्शन नंबर सी में था ही। वहीं अगर पूछे आपको वैशेषिक दर्शन का, तब क्या हो जाएंगे प्रवर्तक में? कनाद मुनि। तो एक एक बिंदु आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वही बात करें मीमांसा सूत्र का पूछ ले तो मीमांसा सूत्र, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएंगे? ऋषि जैमिनी। चलिए, और हाँ, आपको अब यहाँ पर बताना है कि योग दर्शन के परिवर्तक कौन हो जाएंगे। कई बार आपको पढ़ाए भी हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग आंसर दिया कीजिए। आ जाएंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 8वां नंबर। लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां सॉल्यूशन तो नाम है ही, प्लस आपको हर जीके जीएस के विषय का निचोड़ सॉल्यूशन दिया जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। एनसीईआरटी पर ही आधारित सारे प्रश्न आपको डिटेल्स के साथ कराए जा रहे हैं। तो आप बिहार शिक्षक भर्ती वाले या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको एक महा मैराथन क्लासेस दी जाती हैं और आपको कई सारे, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप एक बार जाके चेक कर लेंगे, आपको मैराथन क्लासेस मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट दिया करें। इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। और अब बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा जेबी कृपलानी। कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी। वहीं आप ये ध्यान रख सकते हैं, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आपको डिटेल में हम पढ़ा भी चुके हैं, कि इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1885, ये आपको पता भी होना चाहिए। वहीं बात करें एग्जैक्ट डेट की तो 28 दिसंबर 1885। और इसके पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे, पहले अध्यक्ष की, तब कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी, यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी
ये आपको पता भी होगा। संस्थापक की बात करेंगे तब कौन हो जाएंगे? A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता भी होगी। अगर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय इसके गठन के समय, तब ध्यान रखिएगा लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। बाकी फुल और डिटेल्स के लिए आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा वीडियो। 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर क्या प्रश्न हमसे पूछ रहा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिद्धांत शिरोमणि, ये लिखा है भास्कराचार्य ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और अगर इससे संबंधित पॉइंट की हम बात करें तो क्या पूछ सकता है? आप इसमें देखिए ऑप्शन बी में है आर्यभट्ट। तो इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में, किसमें? आर्यभट्टीय में बताया है कि क्या सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। तो हो सके सेंटेंस के रूप में आपसे यही प्रश्न पूछ लिया दिया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। वहीं आगे की अगर हम बात करें तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो ये ब्रह्मगुप्त थे ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। क्या थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक है। इन्होंने व्यवहार, वृत्त, क्षेत्र, चक्रीय, चतुर्भुज आदि विषयों का क्या किया था? विवेचना किया था। अब बात आ गई क्या है? एक पुस्तक गणित की याद आई। गणित की पुस्तक लीलावती का लेखक काफी बार पूछा जा चुका है। गणित की पुस्तक कौन? लीलावती के लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो कौन है ये आपको कई बार हम बता भी चुके हैं। तो आप बताइएगा कि लेखक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो चीज़ इतना बार आप लोग को रिपीट हुआ है उसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होने वाला है हमारा आज के सेशन का 10वां नंबर प्रश्न। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो ये कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ देखिए द्वितीय भी है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। वही बात करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, इस तरह से लिख लीजिएगा कि विजय प्राप्त करने के बाद सकारी कहा गया था। क्या कहा गया था? सकारी कहा गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करते चलिएगा। वही बात करें कि शकों पर ही विजय प्राप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का भी चलाया था। क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाए थे इसके विजय के बाद। वहीं इसने शकों के विजय के बाद ही क्या किया था? विक्रमादित्य की क्या किया था? उपाधि भी धारण किया था, उपाधि धारण किया था। और क्या जानकारी? महरौली स्तंभ लेख ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? महरौली स्तंभ लेख, इसमें राजा चंद्र अंकित है। राजा चंद्र क्या है? अंकित है, जिसकी पहचान किससे की गई है? इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। तो देखिए मेरी यही कोशिश होती है कि एक प्रश्न से आपको इतना डिटेलिंग दे दिया जाए कि क्या और पूछेगा। इसी तरह से तो प्रश्न पूछता ही है निचोड़ से, तो आपको हर चीज करा दिया जा रहा है, बस आप लोग को पढ़ना है। 11 नंबर की बात करें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो
तो इनमें से जो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण में ही ध्यान रखिएगा कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। वहीं बात करें कि शतपथ ब्राह्मण जो है ये क्या है? यजुर्वेद का, किसका? यजुर्वेद का शुक्ल शाखा का ग्रंथ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सब भी आपको टॉपिक वाइज में हम पढ़ा चुके हैं। वहीं बात करें शतपथ ब्राह्मण में कृषि का, किसका? कृषि के चारों अवस्थाओं का उल्लेख मिलेगा। कृषि के चारों अवस्थाओं का उल्लेख पूछे कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेगा, तब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की बात आई है तो इसमें आप ध्यान रखिएगा गंधार, कुरु, पंचाल, ये सब क्या है? आदि राजाओं का उल्लेख आपको इसी में मिलेगा। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये कौन था? जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी, मुगल शासक जहांगीर था। ठीक है, वहीं अगर आपसे ये पूछ दे कि अंग्रेजों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी या फिर फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, तो ध्यान रखिएगा कि सूरत में खोली गई थी। कब? तो 1608 में। ये प्रश्न कई सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। वहीं 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर समुद्र तट पर मसूलीपट्टनम में, कहाँ? मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने क्या किया था? इस तरह से लिख लीजिएगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। तो पहले प्रश्न ध्यान देना है कि हम आपसे पूछा क्या जा रहा है। आगे बढ़ेंगे 13वें नंबर प्रश्न की ओर। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। अब इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं ये जानेंगे। तो ये क्या है? हरियाणा के, ध्यान रखिएगा कि हरियाणा के अंबाला जिला में, कौन जिला में? तो अंबाला जिला में है क्या? टोपरा नामक गांव में क्या था? अशोक का एक अभिलेख था जिसको कौन ले आया दिल्ली? फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस अगर बात करें कि टोपरा से जो बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा कि इस स्तंभ पर अशोक का 7 स्तंभ लेख क्या था? उत्कीर्ण था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या जान सकते हैं? फिरोज शाह तुगलक की बात आई है, शॉर्ट फॉर्म FST लिख देते हैं, जो कि तुष्टीकरण नीति अपनाया था। क्या अपनाया था? तुष्टीकरण नीति अपनाया था। आप लोग पता कीजिएगा कि तुष्टीकरण नीति क्या था। कुछ
काम आप लोग भी होमवर्क के रूप में कर लिया कीजिए। आएंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ये घटना दिया हुआ है, आपको इसमें देखना है। आया है पहला ऑप्शन, ये है अमृतसर घटना। तो आपको पता होना चाहिए कि अमृतसर घटना की बात हो रही है, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है, जो कि कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, और ये घटना अमृतसर में ही घटित हुआ था, इसलिए इसको अमृतसर घटना भी कहा जाता है। दूसरा नंबर में है चंपारण आंदोलन। तो ये तो अच्छे से पता होगा कि 1917 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था, बिहार के चंपारण में चलाया गया था। वहीं देखिए यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ है, A B C कर दीजिएगा। चौरी चौरा घटना। तो चौरी चौरा घटना जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर के चौरा चौरी नामक पुलिस स्टेशन पर। ठीक, अब लास्ट हो गया मोपला विद्रोह, जो कि कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो अब सजा लेते हैं कि कौन सा क्रम सही होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बी नंबर, यानी कि चंपारण सत्याग्रह। तो बी से देखिए कहाँ शुरुआत है, यहाँ पे बी करिए और यहाँ सी, एक ही जगह शुरुआत ही है। तो ये 3 ऑप्शन तो कट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। पहले आ जाएगा चंपारण आंदोलन, फिर आएगा अमृतसर घटना, फिर आ जाएगा चौरा चौरी घटना, मोपला विद्रोह, और फिर क्या आ जाएगा? आप इसको एक बार अपने कॉपी पे अच्छे से सजा लीजिएगा कि क्या ऑप्शन सही है। हालांकि इस भी आपको बता दिए हैं, तो चलिए यहाँ पर हम भी लिख ही देते हैं। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद की अगर घटना की बात करें तब क्या आएगा? अमृतसर घटना। अमृतसर घटना, ठीक, 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या आ जाएगा? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में, जो कि है डी। और उसके बाद लास्ट कौन हो जाएगा? चौरी चौरा विद्रोह। चौरी चौरा विद्रोह, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्रम क्या होगा? BADC। तो बताइए, यहाँ पे तो BA है, इसको कर लीजिए करेक्ट, BADC। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न पे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? यानी कि किसके समय में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, वही बात करें जो जैन धर्म में क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर, ये आपको पता होना चाहिए किस तरह से कि जैन धर्म स्थूल भद्र, नाम ध्यान रखिएगा, स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और इसी में आगे की पॉइंट की बात करें तो भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या हुआ था? दिगंबर संप्रदाय का बंटवारा हो गया था, विभाजित हो गया था। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। वहीं बात करें कि जैन धर्म बौद्ध धर्म आपको फुल डिटेल्स के साथ पढ़ाया भी जा चुका है। भद्रबाहु से एक पॉइंट ये ध्यान रख लीजिएगा कि भद्रबाहु ने
कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, किस पुस्तक की? तो कल्पसूत्र पुस्तक की। आएंगे 16 नंबर प्रश्न पर। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो ये नाम आपको पता होगा कि कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की जब बात आती है तो ये भारत की क्या है? प्राचीनतम सभ्यता है। क्या है? प्राचीनतम सभ्यता है। अगर बात करें ये किस सभ्यता की समकालीन थी, तो ध्यान रखिएगा मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी। और हड़प्पा सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी? तो भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। ये भी ध्यान रख लेना है, तो हर एक पॉइंट को नोट डाउन जरूर करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा 17 नंबर प्रश्न। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमरावती। अगर आपसे पूछ ले कि अमरावती स्तूप किस काल में बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा सातवाहन काल में। किस काल में? तो सातवाहन काल में। वहीं इसकी विशेषता ये है कि इसका ऊपरी आवरण किसका बना हुआ है? मार्बल का। ऊपरी आवरण जो है इसका मार्बल का बना हुआ है, ये इसकी विशेषता में आ जाता है। वहीं सांची का स्तूप पूछ लेगा तो कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था, तब क्या हो जाएगा? अशोक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में क्या हुआ था कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश दिया था। चलिए आ जाएंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? ये प्रश्न तो आपको हम पहले ही करा चुके हैं, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये महरौली का लौह स्तंभ अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इस स्तंभ में क्या कहता है? चंद्र के विजय अभियान की चर्चा है। अभियान की क्या है? चर्चा है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। और इस महरौली का जो लौह स्तंभ है जो कि दिल्ली में स्थित है, महरौली का जो लौह स्तंभ है, अगर इसकी सबसे बड़ी विशेषता की हम बात करें तो देखिए क्या है? लौह, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता, यानी कि जंग न लगना ही क्या है? सबसे बड़ी विशेषता में मतलब आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे। और ये आपको कई बार डिटेल में भी पढ़ा चुके हैं कि नवरत्न में क्या क्या हो जाएंगे। अब आगे जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए किसी भी विषय का कितना डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लस आपको लिख दिया भी जा रहा है, ताकि आप क्या करें? अपना नोट्स भी तैयार कर सके। तो ये बिहार शिक्षक भर्ती या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो चैनल का हमारा नाम क्या है? सॉल्यूशन बाय पीजे, यानी कि आपको मेरे द्वारा हर जीके जीएस का निचोड़ सॉल्यूशन दिया जाता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको सारे कराए जा रहे हैं, प्लस आपको महा मैराथन क्लासेस भी दी जा रही है। तो बस आप लोग हमारी इस मेहनत में अपना सपोर्ट देंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यकीन मानिए आपको जो क्वेश्चन का लेवल दिया जा रहा है, कंटेंट इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले।
एग्जाम में आपको जरूर प्रश्न दिखेंगे, तो एक बार आप लोग भरोसा करके देखिए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन था? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, वहीं इसको क्या कहा जाता है, एक नाम और ध्यान रखिएगा, राय पिथौरा। क्या कहा जाता है? तो राय पिथौरा। ठीक है, वहीं और क्या ध्यान रख सकते हैं, पृथ्वीराज रासो। एक पृथ्वीराज रासो पूछ लिया जाता है कि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो चंदवर दाई के द्वारा। किसके द्वारा? तो चंदवर दाई के द्वारा। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, किसको पराजित कर दिया था? तो मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। वहीं तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का सेकेंड युद्ध की अगर बात करें, जो कि 1192 में, तो इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज क्या हो गया था? हार गया था। तो दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करेंगे, जो कि होगा हमारा 20वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो ये किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और इससे संबंधित प्रश्न भी हम पहले ही कर चुके हैं। हालांकि जब यहाँ पर प्रश्न आया है तो ध्यान रखिएगा, ये जानकारी हो गई। इसने दीवाने बंदगान विभाग नाम का स्थापना भी किया था। और सबसे अधिक गुलाम की अगर बात करें कि सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में रहता था, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यही फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लिया था। जजिया कर क्या किया था? वसूल किया था। तो एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। कितने बार? 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे आज के सेशन के अंतिम इम्पोर्टेंट प्रश्न पे। आज का इम्पोर्टेंट अंतिम प्रश्न क्या है? सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? ऑप्शन ए है मैसूर, बी है अवध का नवाब, तो इसने तो किया था। निजाम का हैदराबाद ने भी किया था, पेशवा ने भी किया था, मैसूर राज्य ने नहीं किया था। तो नहीं ही पूछा जा रहा है। वहीं सहायक संधि की जब बात आई है, सहायक संधि जो कि 1798 में सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद के निजाम ने क्या किया था? स्वीकार किया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। वहीं बात करें कि सहायक संधि भारत में किसने लागू किया था, तो लॉर्ड बेलेजली ने। किसने? लॉर्ड बेलेजली ने। और सहायक संधि करने वाले राज्यों का संरक्षण अंग्रेज कंपनी करता था। तो ये सब आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन हिस्ट्री का कैसा लगा, प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।